अपनी क्लास को। क्लास हम अपना लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एंड साथ के साथ देखते हुए हमें क्या करना है, लिखते हुए चलना है, ठीक है, हर एक पॉइंट को। बात करते हैं दैट इज़ अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में लैंड रेवेन्यू से रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसीज़ थी, क्या क्या तरीके वो अपनाते थे, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है हमारा परमानेंट सेटलमेंट, या फिर इसको हम इज्तिमारिया या फिर स्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका और क्या नाम है, इस्थमारारी, है ना, इस्थमारारी, इस्थमारारी सिथाई सिथाई बंदोबस्त, है ना, बंदोबस्त भी कहते हैं। तो इस चीज़ को देख लेना। ये जनरली हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में, ठीक है। थोड़ा बहुत बनारस में भी देखने को मिलता है एंड थोड़ा बहुत मद्रास में भी देखने को मिलता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस बेसिकली इसको लेके आए थे। जनरली आप इसका स्प्रेड देखोगे तो थोड़ा सा हमारा वेस्टर्न साइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जॉन शोर ने बेसिकली प्लान किया था, लेकिन लेके जॉन कॉर्नवालिस लेके आए थे। तो कॉर्नवालिस लेके आएगा, शोर प्लान करेगा, ठीक है। इट डिक्लेयर जमींदार, इसके अंदर था क्या कि जो ज़मींदार हैं, बेसिकली था क्या कि जो ज़मींदार हैं वो ओनर्स हैं लैंड के। ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, ओनर्स हैं लैंड की। एंड हैंस कुड कीप 1/11, वो बोलते हैं कि जो ज़मींदार हैं वो ओनर हैं और वो अपने पास 1/11 ऑफ द रेवेन्यू, जो भी वो जितना भी कलेक्ट करेंगे उसका रख सकते हैं। बाकी वो ब्रिटिशर्स को देंगे हमारा 10th of the 11th, ठीक है, रेवेन्यू जो भी कलेक्ट होगा। और ज़मींदार फ्री हैं कि वो जो चाहे वो रेंट को फिक्स कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सिस्टम था हमारी परमानेंट ज़मींदारी में। मैनी ज़मींदार्स इसके चलते एक्सप्लॉइट करते थे अपने टेनेंट्स को, क्योंकि वो चाहते ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास आए, ठीक है। तो बेसिक चीज़ हमने क्या पढ़ी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में लैंड रेवेन्यू जो भी रिकॉल कर लेते हैं। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में सबसे पहला तो हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट, या फिर जिसको हम इस्थमिसी कुछ करके स्थायी बंदोबस्त भी कह रहे हैं, ठीक है। इसके चलते होता क्या था, ये जब सबसे पहले इसका स्प्रेड देखें तो हमारे कौन से रीजन में, थोड़ा सा बंगाल वाली रीजन में, तो थोड़ा बहुत मद्रास वाली रीजन में देखने को मिलता है। तो बनारस, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड मद्रास, है ना, इस तरीके से थोड़ा इसको याद रख लेते हैं। इसमें इसका स्प्रेड मिलता है। इसको लेके कौन आया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, कॉर्नवालिस ने, लेकिन इसका जो आइडिया है वो शोर ने दिया ना, जॉन शोर ने दिया है, ठीक है। बेसिकली अब इसमें था क्या, तो इसमें ये था कि जो हमारे लैंड ओनर्स हैं वो कौन कौन है हमारे, वो हमारे ज़मींदार हैं। ज़मींदार ही हमारे जो हैं रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और रेवेन्यू जितना भी कलेक्ट होगा उसका जो 1/11 है वो अपने पास रखेंगे, बाकी 10/11 वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को दे देंगे। एंड जो भी रेट होगा वो खुद ही फिक्स करेंगे ना, खुद ही फिक्स करेंगे। ये इसमें सिस्टम था, ठीक है। और दैट इज़ वाई वो क्या करते थे, इसके चलते वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे अपने, ठीक है, हमारे टेनेंट्स को। तो ये हमारा बेसिक समझ में आया हमने अब तक, ठीक है। तो उसका जो नाम है, एक नई चीज़ है, इसको प्लीज़ लिख लेना, ठीक है। इस्थमारी, इस्था म रारी, है ना, इस्था म रारी स्थाई बंदोबस्त, ठीक है। तो इसको देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड जो हमारा सिस्टम था वो था रियोट वाली सिस्टम। रियोट वाली सिस्टम आपको बॉम्बे एंड मद्रास वाली रीजन्स में, मतलब साउथ एंड थोड़ा सा डेक्कन वाले एरिया में मिला। इसको हमारा कौन लेके आया था, थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड। तो थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड इसको लेके आए थे। ये बेसिकली एक डायरेक्ट सेटलमेंट का पीरियड था, जिसमें हम जो किसके बीच में था, गवर्नमेंट के बीच में, एंड रियॉट जो कि कल्टीवेटर है। तो यहाँ पे कोई ज़मींदार वाला सिस्टम नहीं था जैसे कि परमानेंट में था, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कलेक्ट करती थी हमारे एक पीजन से, ठीक है, कल्टीवेटर से, रियॉट से। रेवेन्यू जो है वो फिक्स किया जाता था, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स के लिए। एंड इसका मेन जो बेसिस हुआ करता था वो था क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड द नेचर ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो रेवेन्यू कौन फिक्स कर रहा है, हमारा गवर्नमेंट करेगी कितने साल के लिए, 30 सालों के लिए, ठीक है। एंड ये किसके बेसिस पे किया जाएगा कि कैसी क्वालिटी है सॉइल की एंड कैसा क्रॉप आप उगा रहे हो, इसके बेसिस पे। एंड ये हमारी साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो भी हम इसको कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो, ठीक है। इसमें जो पोजीशन है कल्टीवेटर की वो क्या है, तो कल्टीवेटर जो है ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योर कैसे है, बिकॉज बट रिजिड सिस्टम है रेवेन्यू कलेक्शन का। कलेक्शन रिजिड है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये बोला हुआ है कि 20,000 आपको देना ही देना है तो आपको देना ही देना है। डजेंट मैटर आपकी फसल उगी है, अच्छी उगी है, नहीं उगी है। ऑफन फोर्स किया जाता था, दैट इज़ वाई ये हमारे क्लचेज ऑफ द मनी लेंडर में फंसते थे। वैसे सिक्योर थे बिकॉज वो खुद ही ओनर थे अपनी ज़मीन के, तो ऐसे ज़मींदारी सिस्टम नहीं था, लेकिन रेवेन्यू फिक्स होने के कारण जो है उनको क्या करना पड़ता था, क्लचेज ऑफ द मनी लेंडर में फंसना पड़ता था। बिसाइड दिस जो गवर्नमेंट है इटसेल्फ बिकम अ बिग ज़मींदार बनी, है ना। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है
वैसे ज़मींदार नहीं रखे, लेकिन गवर्नमेंट खुद ज़मींदार है। एंड रिटेन द राइट टू इनहेंस द रेवेन्यू एट विल, वेल्थ कल्टिवेटर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ इट्स ऑफिसर। तो जनरली गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती थी, गवर्नमेंट ही यहाँ पे रेट फिक्स करे। जनरली ये फिक्स हुआ करता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम इनहेंस नहीं कर सकते, तो बढ़ाया जा सकता था। तो ये हमारा सिस्टम था, दैट इज़ अ रियोट वाली सिस्टम। इसका थोड़ी सी क्विकली रिविजन अब हम कर लेते हैं, फटाक से क्विकली रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, रियोट वाली सेटलमेंट सिस्टम जो है हमारा, ये हमारा कहाँ पे आता है, सबसे पहले इसका स्प्रेड देखें तो ये हमारा आता है दैट इज़ इन द मद्रास एंड बॉम्बे, है ना। इसको लेके कौन आता है, तो थॉमस मुनरो एंड रीड, नाम थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रही, तो ये लेके आते हैं जनरली हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड आपका जो है रखा जाता है रेवेन्यू, और जो रखा जाता है वो किसके बेसिस पे रखा जाता है, दैट इज़ द क्वालिटी, क्वालिटी कैसी है सॉइल की, एंड नेचर क्या है, एंड द नेचर ऑफ अरे एक मिनट, एंड द नेचर ऑफ सॉइल, सॉरी नेचर ऑफ क्रॉप, इसके बेसिस पे रखा जाता है। यहाँ पे कोई बीच में ज़मींदार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट रियॉट जो कि कल्टीवेटर है वही हमारे क्या देगा, हमारे गवर्नमेंट को या कहीं तो ऑफिसर्स को पैसा देगा, है ना, रेवेन्यू देगा। जनरली जो रेवेन्यू है 30 साल के लिए रखा जाता था, और साइंटिफिक बेसिस पे रखा जाता था ऑफ रिकार्डो की साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द, इस पे रखा जाता था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो बढ़ाया नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, और गवर्नमेंट खुद बढ़ाती थी, कोई वो नहीं था, बिकॉज फिक्स्ड था। तो इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे अच्छा कल्टीवेशन हुआ है नहीं हुआ है, मनी लैंडर से पैसे भी लेके, उधार तक लेके हमारी जो रियॉट है वो देते थे। तो बेसिकली ये हमारा सिस्टम था। ठीक है, चार्ल्स रीड था उसका नाम, तो देख लेना थोड़ा एक बार, जो चीज़ें भूल जाते हैं उसको एक बार देख के 2 बार लिख लिया करना। ठीक है, चार्ल्स रीड था, और तो बस यही था बेसिक चीज़ें। ठीक है, ओके। महालवारी सिस्टम एक और सिस्टम था, महालवारी सिस्टम, जो जनरली मॉडिफाइड वर्जन था जमींदारी सिस्टम का, जो कि गंगे वैली में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, एंड हमारी सेंट्रल इंडियन पंजाब वाली रीजन में आता है। तो मतलब इस वाली रीजन में जनरली आता है। ठीक है, रेवेन्यू सेटलमेंट इस टाइप का था कि यहाँ पे जो रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया था वो उस विलेज के तहत किया गया था। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक पर्सन एक पीजेंट दे रहा है ज़मींदार को, ज़मींदार दे रही है गवर्नमेंट को, नहीं। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि एक पीजेंट दे रहा है गवर्नमेंट को। यहाँ पे क्या करें, एक विलेज है, एक विलेज का विलेज क्यों है पूरा गवर्नमेंट को दे रहा है। तो एक तरीके से मॉडिफाइड वर्जन था हमारी ज़मींदारी सेटलमेंट का। तो विलेजेस जो है विद लैंड लॉर्ड्स, और उनके ऊपर एक हेड है, और वो हेड इन सबसे कलेक्ट करेगा पूरे विलेज से और गवर्नमेंट को देगा। तो कुछ इस तरीके का एक सिस्टम था। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो सेटलमेंट है विद एक विलेज कम्युनिटीज़ मेंटेन की जाती थी, फॉर्म ऑफ कॉमन ओनरशिप, है ना, जिसको हम कहते हैं भाईचारा, या फिर कहें और विद द महल्स। ठीक है, तो मतलब ऐसा माना जाता था कि जो ओनर है वो कौन है, हमारे दैट इज़ अ विलेज को महल्स बोला जा रहा है, तो इस तरीके से। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसको हम ग्रुप ऑफ विलेजेस बोल रहे हैं, महल्स इज लाइक अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो जो ओनरशिप राइट थी वो किस हिसाब से थी, दैट इज़ विद द महल्स एंड भाईचारे कुछ करके कॉमन ओनरशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू यहाँ पे पीरियोडिकली रिवाइज भी होता रहता था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो महल वाली सिस्टम कहाँ पे आया हमारा, तो सबसे पहले देखिए तो हमारा दैट इज़ ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, गंगे वैली, सेंट्रल इंडिया, तो कुछ इस वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ही होता है ज़मींदारी सिस्टम का। इसमें जनरली क्या होता है कि पूरे विलेज से टैक्स कलेक्ट करेगा कोई एक पर्सन, और वो गवर्नमेंट को देगा। कुछ इस हिसाब से सिस्टम होते हैं। महल्स वगैरह भाईचारा यहाँ पे बनते हैं, टर्म्स को ध्यान रखना है बेसिकली, एंड इसको पीरियोडिकली जो है रेटिफाइड भी करते थे गवर्नमेंट। तो बेसिक चीज़ें कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ अ कॉलोनियल इम्पैक्ट क्या रहा हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। तो इससे अब इम्पैक्ट क्या है हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, तो लैंड सेटलमेंट जनरली इंट्रोड्यूस करती है, इट इंट्रोड्यूस द मार्केट इकोनॉमी, टू इंट्रोड्यूस द मार्केट इकोनॉमी डिड अवे विद द कस्टमरी राइट। ठीक है, तो इसने बेसिकली क्या करा, एक तरीके से मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करा हमारी एग्रीकल्चर में। जो कैश पेमेंट है रेवेन्यू की, इंकरेज मनी लैंडिंग एक्टिविटी, और कहीं ना कहीं जो कैश पेमेंट हो रही थी ना, कैश में जो अब एक फार्मर है वो कैश लाएगा, गवर्नमेंट को देना है उसको, तो एक तरीके से कैश की यहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो शुरू हुई। तो मनी लैंडिंग एक्टिविटी, बिकॉज उधार ले रहे हैं, तो वो चीज़ जो मार्केट इकॉनमी है वो शुरू होती है। ये शार्पन करता है और ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस को बढ़ाता है। जैसे कि रिच के पास ज़्यादा एक्सेस है एंड वो कोर्ट जा सकते हैं, देन डिफेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, लेकिन जो गरीब है वो पिस रहा है, तो यहाँ पे एक सोशल डिफरेंसेस वो क्रिएट कर रहा है।
Forcible growing of commercial crops led to the peasants buy food grains at high prices and sell cash crops at the low prices. अब हो क्या रहा है, एक फार्मर था, वो पहले क्या करता था, अपने फैमिली के लिए गेहूँ उगाता था बिकॉज वो वही खाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसको कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो अब कैश क्रॉप्स को उगाएगा, फिर उसमें से जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे उससे वो जाएगा और कहीं से ग्रीन्स खरीदेगा, इससे उसको और ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम की बात है। स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन विलेजेस शेकन, एंटायर सेटअप जो था रूरल सोसाइटी का वो ब्रेकअप हो जाता है, और इसी वजह से जो है एक तरीके से जो सस्टेनेबिलिटी थी, पहले हम खुद से बना रहे हैं खुद से खा रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये सोशल डिफरेंसेस को क्रिएट करता है, मार्केट इकोनॉमी को जन्म देता है, प्लस में फोर्स करता है कि फार्मर्स को हाई प्राइसेस पे जाके वो चीज़ें खरीदें। पीजन मूवमेंट हम इसमें नहीं करेंगे अभी के लिए, ट्राइबल रिवॉल्ट्स वगैरह हम कुछ नहीं करेंगे, ना ही हम ये सारी सोशल मूवमेंट, लोअर कास्ट मूवमेंट्स वगैरह करेंगे। हम सीधा आ जाते हैं, सॉरी नॉट दिस वन, हम सीधा आ जाते हैं दैट इज़ अपना फ्रीडम स्ट्रगल पे। ओके, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की अगर मैं बात करूँ तो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क रहता है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जो कि हमारा अकर हुआ था ड्यूरिंग द गवर्नशिप ऑफ द लॉर्ड कैनिंग। तो इस टाइम पे कौन थे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस टाइम पे हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कॉजेज क्या है इस रिवॉल्ट की, तो रिवॉल्ट हुआ क्यों था बेसिकली? सो एक कॉम्बिनेशन था यहाँ पे, पॉलिटिकल भी कुछ रीजन थे, कुछ इकोनॉमिक रीजन थे, कुछ सोशल रिलीजियस एंड कुछ मिलिट्री रीजन थे। दैट इज़ वाई जो रिवॉल्ट है ये होता है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल, तो जो नाना साहिब है, जो कि नाना साहिब कौन थे? हमारे अडॉप्टेड सन थे हमारे पेशवा बाजीराव सेकंड के, उनको पेंशन देने से बेसिकली सरकार जो है मना कर देती है। ठीक है, जब ऐसा हो जाता है उसके बाद अवध है सेकंड, अवध को अनेक्स कर लिया जाता है बिना बात, चार्जेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लेके, और सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर इनको भी एनेक्स कर लिया जाता है ड्यू टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी एक्चुअली था क्या था कि अगर आपका कोई भी ओनर नहीं है, मतलब आपका अगर कोई राजा है, राजा का कोई खुद का सगा बेटा नहीं है, बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो वो जो किंगडम है वो डायरेक्टली EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चला जाएगा। ये चीज़ उन्होंने की, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं। तो नाना साहिब को पेंशन ना देना, अवध को जानबूझ के माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे एनेक्स कर लेना, एंड साथ में डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, कुछ इस पॉलिसीज़ की वजह से जो हमारी रीज़न बने पॉलिटिकल। इकोनॉमिक की अगर मैं बात करूँ तो हैवी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा थी, है ना, डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ पॉलिसी थी, सबको पता है। ठीक है, एंड इसके चलते डिस्ट्रक्शन हो गया था ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का। तो इस वजह से हमारे जो पीजेंट्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहा। सोशल रिलीजियस में अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटिश ओके, सो बेसिकली ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स बहुत सारे लेके आ रहे थे, जैसे कि सती को अबॉलिश करना, विडो रीमैरिज को लीगलाइज करना। इन्होंने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो भी ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल के जो है करें। साथ में अगर बात करूँ मिलिट्री कुछ कॉजेज रहे, जैसे कि वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे इंडियन सोल्जर्स के साथ, और प्लस में एक और कॉज रहा जिसको हम इमीडिएट कॉज कहते हैं, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स, जिनके जो कार्टिजेस थे वो ग्रीस्ड के बने हुए थे, और जो ग्रीस्ड है वो हमारी बीफ एंड पॉक की बनी थी, जिसकी वजह से दोनों हिंदू एंड मुस्लिम्स जो है ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि जब हमारा ये राइज हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इसके हिसाब से सबसे पहले तो लॉर्ड कैनिंग जो है हमारे गवर्नर थे। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हमने देखे कि कॉजेज़ थे, जैसे कि हमारी सबसे पहले इकोनॉमिक हमने देखा, पॉलिटिकल हमने देखा, मिलिट्री हमने देखा, एंड सोशल रिलीजियस भी हमने देखा। इकोनॉमिक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशनरी पॉलिसी थी इनकी, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था, है ना, रेवेन्यू पॉलिसीज़ इस तरीके की थी। पॉलिटिकल में हमने देखा जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, जैसे कि अवध को बिना जानबूझ के ही नेक्स्ट कर लेना, जैसे कि हमने देखा, मतलब ऐसे ही बिना बात की, जैसे कि हमने देखा था दैट इज़ कि बाजीराव के जो वो थे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल पेशवा, मतलब पेशवा की बाजीराव सेकंड के दैट इज सन थे, उनको पेंशन देने से मना कर देना, नाना साहिब। यस, सोशल रिलीजियस में हमने देखा था कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स करे, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स को पसंद नहीं आई। एंड मिलिट्री में हमने देखा था कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन होता था, प्लस में जो कार्टिजेस थी जो हमारे राइफल की, वो बीफ की एंड पॉक की बना दी। इसकी वजह से, ये सारे जो कारण थे, इसकी वजह से हमारे जो है रिवॉल्ट होता है। ठीक है, रिवॉल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिगिनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, तो किस तरीके से हमारा जो रिवॉल्ट है वो फैलता है। मार्च में सबसे पहले इंडियन सिपाही ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री, जो मंगल पांडे हैं, एक पर्सन थे, इंडियन सिपाही थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 34 इन्फेंट्री, मतलब किसी
बटालियन से थे वो, उस बटालियन का नाम है। उन्होंने बेसिकली 2 ऑफिसर्स को वो मार देते हैं, होगेसन एंड बॉग, ठीक है, एट द परेड, ठीक है। द इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स टू अरेस्ट द मंगल पांडे, और मंगल पांडे को अब अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो कहते थे कि भैया हम तो नहीं करेंगे इसको। हाउएवर ही लेटर अरेस्टेड, बाद में उसको अरेस्ट कर देते हैं, दोबारा हैंग भी कर देते हैं। इस पर एक मूवी भी बनी है वेल। तो ये हमारा सबसे पहले शुरुआत होती है ना। म्यूटिनिटी रिलाई स्टार्टेड एट मीरठ, ठीक है। उसके बाद मीरठ में क्या होता है, एक ओकेजन होता है जिसमें पनिशमेंट दी जाती है कुछ सिपाहीज को फॉर द रिफ्यूज़ल टू यूज़ द ग्रीस कार्टेजेस। क्यों? बिकॉज उन्होंने बोल दिया था कि हम इन ग्रीस कार्टेजेस को यूज़ नहीं करेंगे, तो इसके चलते कुछ सोल्जर्स हैं उनको पनिशमेंट देने की बात की जाती है मीरठ में, ठीक है। अब ये सोल्जर्स हैं अलॉन्ग विद अदर सिविलियंस वेंट ऑन अ रैम्पेज शाउटिंग, अब वो क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्राइक वगैरह करते हैं, बोलते हैं मारो फिरंगी को, ठीक है, ये बोलते हुए वो, और मतलब थोड़ा सा वॉयलेंस फैल जाता है और वो ओपन जेल्स को तोड़ देते हैं, यूरोपियंस को मर्डर कर देते हैं, उनके घरों को जला देते हैं और दिल्ली की तरफ वो चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिगिनिंग अगर हम देखें तो बिगिनिंग में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड मंगल पांडे, ठीक है, जो कि हमारा इंडियन सिपाही था और जिसने बेसिकली 2 हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देता है। तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देता है तो उसके चलते उसको अरेस्ट करने की बात की जाती है, लेकिन उसको अरेस्ट करने से जो इंडियन सिपाही हैं वो मना कर देते हैं। मना करने के कारण मतलब वहाँ पे थोड़ी सी बेचैनी सी हो जाती है, लेकिन उसको बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर मर्डर भी कर दिया जाता है। बाद में अगर हम देखेंगे मीरठ में, है ना, मीरठ में हमने देखते हैं तो मीरठ में होता क्या है, कुछ सिपाहीज को एक ओकेजन जो होता है, बहुत सारे सिपाहीज को बोला जाता है बिकॉज वो कार्टिजन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट देने की बात की जाती है। लेकिन होता क्या है कि वो लोग और बाकी के जो सिपाहीज हैं वो मिल के वॉयलेंस फैला देते हैं, वहाँ पे ब्रोक कर देते हैं, जेल्स को यूरोपियंस को मार देते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, वो टुवार्ड्स द दिल्ली मूव करना शुरू कर देते हैं ना, दिल्ली की टुवार्ड्स मूव करना शुरू कर देते हैं। बेसिक चीज़ हमने यहाँ तक पढ़ी, आगे देखते हैं। अपीयरेंस ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर दिल्ली में 11 मई को दिल्ली में वो आते हैं, ठीक है, ओके। सो 11 मार्च को दिल्ली में सिग्नल दिया जाता है लोकल सोल्जर्स को, वैसा सिग्नल एक सिग्नल होता है लोकल सोल्जर्स के लिए, मतलब जो वहाँ के सोल्जर्स होते हैं वो भी दोबारा उनके साथ मिलकर रिवॉल्ट करने शुरू हो जाते हैं, सिटी को सीज कर देते हैं, प्रोक्लेम कर देते हैं जो हमारा बहादुर शाह जफ़र है उसको शहंशाह हिंदुस्तान एम्परर ऑफ इंडिया बना देते हैं, ठीक है। तो जो सोल्जर्स मीरठ से आए वो दिल्ली वाले सोल्जर्स में भी फिर आग सी लग गई, उन्होंने क्या करा, मिल के सीज वीज कर दी, है ना, आग वाग लगा दी और बहादुर शाह जफ़र को क्या बोल दिया कि ये शहंशाह हिंदुस्तान है। इस तरीके से हमारी शुरुआत होती है, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा स्प्रेड का, तो बाकी बहुत सारे मेन सेंटर्स तक पहुंचती है, तो मेन सेंटर्स को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मेन सेंटर, सबसे पहले सेंटर याद करते हैं तो दिल्ली रहता है, कानपुर रहता है, लखनऊ रहता है, झांसी रहता है, इलाहाबाद रहता है, एंड हमारा दैट इज़ व्हाट वी कॉल जगदीशपुर बिहार रहता है, ठीक है। तो ये मेन हमारी सेंटर्स रहते हैं। तो कौन कौन से मेन सेंटर्स हैं, दिल्ली है ना, कानपुर है, झांसी है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, एंड प्लस में बिहार में कौन सा सेंटर था, दैट इज़ कानपुर, लखनऊ, जगदीशपुर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी मेन क्रोनोलॉजी में हमारी जो है, इसी क्रोनोलॉजी में जो है आग जो है फैलती है दिल्ली से कानपुर, कानपुर लखनऊ में एक ही दिन है, झांसी में भी, एंड देन इलाहाबाद, एंड देन थोड़ा बहुत जगदीशपुर। यहाँ के लीडर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो दिल्ली में कौन लीडर था, तो बहादुर शाह जफ़र था जो हमने देख लिया, बख्त खान इसका कमांडिंग जनरल हुआ करता था, ठीक है। और इसको सुप्रेस कौन कराता है, दैट इज़ अ जॉन निकलसन, ठीक है। तो जॉन निकलसन, क्योंकि जॉन की निकलसन मतलब जान निकल जाती है, बिकॉज ऑफ द बहादुर शाह बख्त खान, दोनों बहादुर हैं, दैट इज़ वाई, ठीक है। कानपुर में नाना साहिब एंड उनके कमांडर तांतिया तोपे होते हैं, ठीक है, और इनको कराता है कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है। तो नाना साहिब एंड तांतिया तोपे, तो दोनों हमारे कानपुर में होते हैं, नाना साहिब एंड तांतिया तोपे, ठीक है, कॉलिन कैम्पबेल। लखनऊ में हमारी होती है बेगम हज़रत महल, तो इस चीज़ को रखना, लखनऊ में कौन है, बेगम हज़रत महल, एंड इसको भी सुप्रेस कराने वाले कॉलिन कैम्पबेल होते हैं। तो दोनों जगह कानपुर एंड लखनऊ में वेरी वेरी फेमस प्लेस वहीं, जहाँ से में एवरीवन नोज रानी लक्ष्मीबाई एंड ह्यूज रोज कुछ करके, तो रानी बहुत सुंदर थी, दैट इज़ उनको रोज़ दे दिया गया था, तो कुछ ऐसे करके याद रख लेते हैं, ह्यूज रोज़, ठीक है। इलाहाबाद में हमारे लियाकत अली थे, ठीक है, लियाकत अली, एंड इनको कॉलोनल नाइल कुछ करके इन्होंने सेटल कराया था, ठीक है। तो लियाकत नाइल, ठीक है।
जगदीशपुर में हमारे कुंवर सिंह एंड अमर सिंह थे, ठीक है। एंड इनको किसने, विलियम टेलर एंड विंसेंट आयरे ने सेटल कराया था, इनको सुप्रेस कराया था इनके रिवॉल्ट को। तो विलियम टेलर एंड आयरे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह 2 लड़के हैं जो कि अपने कपड़ों को टेलर के पास ले जाते हैं, देन आयरन कराते हैं, तो आयरे, इसे याद रखो, विंसेंट आयरे। कुछ भी याद करने की टेक्निक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इस चार्ट को ना थोड़ा सा बनाएंगे हम, ठीक है। इस चार्ट को हम पूरा बनाएंगे दोबारा से, तब हमारा रिवीजन अच्छे से होगी, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन कौन से सेंटर्स थे। तो हमने देखा दिल्ली वॉज अ सेंटर जिसकी लीडरशिप किसके हाथ में थी, बहादुर शाह जफ़र, एंड प्लस में भक्त खान जो उसके कमांडर थे, ठीक है। और जो बहादुर होते हैं फिर उनको सुप्रेस कौन कराएगा, जिनकी जान निकल जाएगी, तो जॉन निकलसन है ना, जॉन निकलसन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था दैट इज कानपुर में कौन होते हैं, तांतिया तोपे और नाना साहिब। इनको कौन सुप्रेस कराता है, हमारा कैंपवेल है ना, कैंपवेल। लखनऊ में भी सेम, लेकिन लखनऊ में कौन होती है, बेगम हजरत महल लीडर होती हैं। झांसी का एवरीवन नोज, रानी लक्ष्मीबाई है ना, रानी लक्ष्मीबाई होती हैं, जिनको रोज़ दे दिया जाता है, तो ह्यूज रोज़ सुप्रेशन करते हैं। एंड उसके बाद हमारा दैट इज़ बिहार में जगदीशपुर में हमारे कुंवर सिंह एंड अमर सिंह सबसे पहले टेलर के पास जाएंगे, विलियम टेलर, एंड हमारे विंसेंट आयरन कराएंगे ना। इस तरीके से हमने याद कर लिया है, वेरी ठीक, मतलब बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर ही जब ये रिवॉल्ट चलता है तो दिल्ली कैप्चर हो जाती है, एंड रिवॉल्ट बाकी जगह पे स्प्रेड हो जाता है, एंड स्पेशली आपको लगेगा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया पे स्प्रेड होता है। साउथ में एंड पंजाब एंड बंगाल में वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, जो उसका स्प्रेड है वो कहाँ तक है, हम थोड़ा सा चार्ट पे बनाएंगे। तो हमारा ये जो रीजन है हमारा थोड़ा सा सेंट्रल रीजन है एंड डिकेन रीजन है, सेंट्रल एंड नॉर्थ वाला रीजन में स्प्रेड होता है, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में एंड वेस्टर्न इंडिया में, थोड़ा बहुत वेस्ट की साइड भी हो जाता है। लेकिन जो हमारा पंजाब है, जो हमारा साउथ है, जो हमारा बंगाल है, उस रीजन में इसका इम्पैक्ट नहीं जाता है। तो इस चार्ट को भी बना के रहना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, नोट करो। बहादुर शाह सेकंड जो है, जब उसको कैप्चर कर लिया जाता है दिल्ली को, तो उसको रंगून में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो मरता है, ठीक है। उसके जो बेटे होते हैं उनको भी मार दिया जाता है, जो नाना साहिब होते हैं, ठीक है, जो बेगम हजरत महल होती है, खान बहादुर खान होता है, ठीक है, उन सबको वो सारे नेपाल भाग जाते हैं। जो तांतिया तोपे होते हैं, है ना, उनको कैप्चर कर लिया जाता है, मार दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को भी मार दिया जाता है, वो मतलब बैटल फील्ड में इसलिए मर जाते हैं। कुंवर सिंह को भी हमारा क्या कर दिया जाता है, वो घायल हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो जनरली जितने भी लीडर्स हुआ करते हैं, या फिर तो कुछ भाग जाते हैं एंड कुछ हमारे जनरली क्या होते हैं, मर जाते हैं। जैसे बहादुर शाह जफर मर गया आखिर में आके, है ना, तांतिया तोपे हमारा मर गया, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ये सब मर जाते हैं। बाकी जो हमारे नाना साहिब है, बेगम हजरत महल है एंड खान बहादुर खान है, वो हमारे क्या है, नेपाल चले जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ थी, कुछ खास नहीं है, बट फिर भी लिख लेते हैं कि मरने वाले कौन थे, दैट इज़ बहादुर शाह, तांतिया तोपे है ना, तांतिया तोपे, कुंवर सिंह, एंड हमारा दैट इज़ रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। बाकी जो हमारे दैट इज़ बाकी थे नाना साहिब, बेगम हजरत महल एंड खान बहादुर खान, वो हमारे नेपाल चले जाते हैं। आगे देखिए, सर ह्यूज जो रोज हैं वो डिस्क्राइब करते हैं रानी लक्ष्मीबाई को एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। तो बेसिक सी चीज़ है, वही उन्होंने ही बेसिकली सरप्राइज करने के लिए वही गए थे, तो ऑफकोर्स वही बोलेंगे कि वो सबसे ब्रेव जो है मिलिट्री लीडर थी इस टाइम की। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे कि खान बहादुर खान, जिसकी मैंने बात करा, बरेली के थे, ठीक है। तो बरेली के जो आशिक होते हैं वो काफ़ी बहादुर होते हैं, तो ऐसे करके याद रख लो, खान बहादुर खान। मौलवी अहमदुल्ला, तो मौलवी जो अहमदुल्ला है वो हमारे फ़ैज़ाबाद के थे। एज़ीमुल्ला खान थे, वो हमारे फ़तेहपुर के थे। देवी सिंह हमारी मथुरा की थी, एंड कादम सिंह हमारी मेरठ के थे। तो ये भी हमारे कुछ लीडर्स हैं इंपॉर्टेंट, तो इनके भी थोड़ा सा याद हमें रखना पड़ेगा, बिकॉज ये रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं। खान बहादुर खान कहाँ के थे, बरेली के। अहमदुल्ला है ना, अहमदुल्ला क्या है, फैज़ाबाद के हैं। अज़ीमुल्ला हमारे फ़तेहपुर के हैं। तो अहमदुल्ला फैज़ाबाद, है ना। कैसे याद रखेंगे, इसको याद करने का एक तरीका है, देखो अहमद में डी आता है और फैज़ाबाद भी डी से एंड हो रहा है, लेकिन अज़ीमुल्ला में डी नहीं आता और फतेहपुर में भी डी नहीं आता, तो ऐसे याद रख लेंगे। देवी सिंह कहाँ की, मथुरा की, एंड कादम सिंह हमारे मेरठ के, लिख लेते हैं इसको, है ना। खान बहादुर खान कहाँ के हैं, बरेली के हैं, ठीक है।
मौलवी जो है अब्दुल्ला हमारे कहाँ के हैं, डी आ रहा है तो फतेहाबाद के हैं। एंड हमारे दैट इज़ फतेहाबाद है, इलाहाबाद है, फैज़ाबाद सॉरी। और अहमजुल्ला जो है, एजुल्ला को जो भी है वो हमारे कहाँ के हैं, दैट इज़ वो हमारे कौन सा एरिया था यार, फतेहपुर के, वो हमारे फतेहपुर के हैं, ये हमारे फतेहाबाद के हैं, फैज़ाबाद के हैं, सॉरी फैज़ाबाद के हैं, ठीक है, देख लेना। और हमारी देवी सिंह जो है वो मथुरा की है। एंड एक और पर्सन रह गया, दैट इज़ हमारा जो कि हमारा कहाँ क्या है, मेरठ का कौन था, मेरठ का कौन था, अ पर्सन नेम इज़ कादम सिंह। इन सारी चीज़ों को लिखते रहना है साथ साथ, तभी जो है अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। एंड रिकॉल भी करते चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फेलियर क्या होता है, अब फेलियर हो जाता है तो हमें पता है, लेकिन इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो एक अनसक्सेसफुल लेकिन हीरोइक एफर्ट था जिससे कि हम एलिमिनेट कर पाते फॉरेन रूल को, लेकिन ये हमारी जीत नहीं पाते बिकॉज ऑफ दी कुछ रीजंस है, जैसे कि डिसयूनिटी नहीं होती इंडियंस के बीच में, और ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी नहीं होती इस रिवॉल्ट की, ठीक है। लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलाइजेशन, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो सिंधियाज हैं, होलकार्स हैं, निज़ाम है, वो अदर्स एक्टिवली हेल्प करते हैं, वो इवन ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं। तो सिंधियाज, होलकार्स, निज़ाम ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारे ब्रिटिशर्स की, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलता है बिटवीन द सिपॉयज, पीजेंट्स, जमींदार्स एंड अदर क्लासेस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, यूनिटी अच्छी नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होती, नेशनलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, एंड सबके डिफरेंट मोटिव्स हैं कि वो पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं रिवॉल्ट में, ठीक है। तो सबका एक रीज़न नहीं कि उनको फॉरेनर्स से लड़ना है, तो सबके अलग अलग रीज़न हैं। तो क्या कॉजेज़ हैं फेलियर के, तो यूनिटी का ना होना, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नहीं होना, साथ में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं, यूनिटी अच्छी नहीं है, और क्या है हमारा, दैट इज़ नेशनलिज्म पूरी तरीके से नहीं है। सिंधियाज, होलकार्स, निज़ाम क्या है, हेल्प कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, सबके डिफरेंट मोटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड प्लस में जो है हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है ना। तो ये सब कुछ कारण बने। बात करें अगर सिग्निफिकेंस का, तो ऑफकोर्स ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा दैट इज़ रिवॉल्ट में, वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे खास बात है इस पूरे दैट इज़ रिवॉल्ट की, कि यहाँ पे हिंदू हो मुस्लिम हो सारे मिलके जो है ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। पीपल एग्जिबिटेड पेट्रियाटिक सेंटिमेंट विदाउट एनी टच ऑफ कम्युनल फीलिंग, तो यहाँ पे कोई कम्युनल फीलिंग नहीं थी, लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे लड़े है ना ब्रिटिशर्स से। एंड नो डाउट बिगेन एज अ म्यूटिनिटी ऑफ अ सोल्जर्स बट सून टर्न इन टू अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन जनरल। तो कोई भी डाउट नहीं है कि म्यूटिनिटी जो है किस तरीके से हमारी सोल्जर्स में मतलब ये को डाउट नहीं कि हम म्यूटिनिटी तो सोल्जर्स से शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी ये जो रिवॉल्ट है ब्रिटिश रूल के खिलाफ ही था इन जनरल, ठीक है, देखा जाए तो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई हाँ, हमने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ बिना किसी बैर की पहला स्टेप लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा नेचर समझ लेते हैं हमारा, नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ। तो दो मेन व्यूज़ हैं इसके ऊपर। तो पहला है सिपाही म्यूटिनिटी। कुछ लोग कहते हैं कि ये जनरली एक सिपाही म्यूटिनिटी थी, मतलब कि ये कोई ब्रिटिशर्स से नहीं लड़ रहे हैं। सिपाही मतलब जो आर्मी है वो बेसिकली क्या हो गई है, परेशान हो गई थी, दैट इज़ वाई उन्होंने लड़ाई करी, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके फेवर में हैं, एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेशनल स्ट्रगल या फिर कहें तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है, कि भाई हाँ ये नेशनल स्ट्रगल था। कुछ और भी व्यूज़ हैं, इसको आप जस्ट रीड कीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। रेशियल स्ट्रगल, ब्लैक वाइट्स का स्ट्रगल है, कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भैया तो ये तो रिलीजियस स्ट्रगल था, ठीक है। मुस्लिम और हिंदू एक साइड हो गए थे, क्रिश्चियंस एक साइड हो गए थे, है ना। कुछ कह रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन एंड बर्बरिज्म का कॉन्फ्लिक्ट था, कुछ बोल रहे थे इंग्लिश एंड इंडियन का कॉन्फ्लिक्ट था, कुछ बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। तो बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ भी आ रहे हैं इस चीज़ पे, तो कुछ खास हमें इंपॉर्टेंस देने की बात नहीं है, बट ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये थोड़ा सा रट लीजिए, रट सकते हैं तो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, कार्ल मार्क्स ने लिखी। तो कार्ल मार्क्स काफ़ी थे, मतलब मार्क कर रहे हैं किसी चीज़ को, दैट इज़ कैसे मार्क करेंगे, कुछ फर्स्ट इंडियन वॉर कह के, है ना, इसे याद रखिए। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट एक बुक लिखी है जो कि हमारी सयाद अहमद खान ने लिखी है। तो ये वैसे ही जो पर्सन है मान नहीं रहा था कि ये हमारा ये भी बोल रहा था कि भैया ये तो सिपाही म्यूटिनिटी है, तो इस तरीके से इसने कॉजेज फिर एक बुक ही लिख दी, है ना। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो वी.डी. सावरकर ने लिखी है। सावरकर काफ़ी मतलब अ पर्सन हु इज़ वेरी वायलेंट काइंड, तो उसने भी उसको वॉर ही बताया, तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल दिया। सिपाही म्यूटिनिटी एंड रेबेलियन है ना, ये हमारे आर.सी. मुजमदार बोल रहे हैं। तो मुजमदार मजे मजे में क्या बोल गए कि भैया तो सिपाही म्यूटिनिटी है और एक रेबेलियन ही था। सिविल रेबेलियन है इंडियन म्यूटिनिटीज़ में, ऐसे हमारा एस.बी. चौधरी भी बोल रहे हैं कि हमारा सिविल रेबेलियन है, ठीक है, चौधरी, ठीक है, चौधरी समथिंग लाइक अ वेरी सिविल नेम।
रेबेलियन है 1857 का, सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा जोशी ने भी बोला है, जोश जोश में उसको रेबेलियन का नाम दे दिया है। एंड सिर्फ 1857 है। देखो छोटा सा नाम है सन का भी और छोटा सा नाम है बुक का भी, तो कुछ इस तरीके से इसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, तो कौन सी बुक किसने लिखी है, तो हम थोड़ा सा देखिए बुक्स को देखेंगे, उनको छपा देंगे। तो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क कौन करा था, कार्ल मार्क्स, है ना। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट कौन बता रहा है हमारा, कॉजेज बिकॉज जो फेवर में नहीं है, सैयद अहमद खान। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन बताएगा, वॉर कौन कह रहा है, तो सावरकर, हमने देखा था सावरकर उसको वॉर मानेंगे ना। सिपाही म्यूटिनिटी एंड रेबेलियन कौन बोल रहा है, तो ये भी मुजमदार है, मजे मजे में उसको म्यूटिनिटी एंड रेबेलियन बोल रहा है, दोनों अलग अलग सी बातें हैं, ठीक है। सिविल रेबेलियन, सिविल हमने देखा था चौधरी, है ना, कोई चौधरी बोल रहा है। रेबेलियन सिर्फ अगर हम बात करें तो जोशी, जोश में आ गया तो उसने रेबेलियन का नाम दे दिया। एंड 1815 से छोटा सा नाम, इसका छोटा सा नाम ही राइटर का सेंड करके, तो हमने थोड़ा बहुत ये याद कर लिया है, इसको लिख लेना, ठीक है। बस हमें पहचान करनी है ना प्रीलिम्स में, तो इतना याद करो कि प्रीलिम्स में पहचान कर पाओ। आगे देखिए सेलेक्टेड ओपिनियंस है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे कुछ और बात करते हैं। इम्पैक्ट क्या रहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये रहा कि अगस्त 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो एक्ट को पास करती हैं और एंड कर देती हैं रूल ऑफ द कंपनी को। जो हम ऑलरेडी 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है उसकी हमने बात करी रखी है। यहाँ पे जो कंपनी का रूल है वो खत्म हो जाता है, जो पावर है वो ब्रिटिशर्स के पास चली जाती है, जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चले जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ठीक है। जो मिनिस्टर है हमारे उनको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी बना जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी गवर्नेंस के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस। तो यहाँ पे गवर्नेंस जैसी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे तो ऐसी चीज़ें कही जाती हैं। जो गवर्नर जनरल है उसको हम वाइसरॉय बना जाते हैं, उसके टाइटल वाइसरॉय हो जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे मोनार्क का, ठीक है। तो मोनार्क है, मोनार्क का रिप्रेजेंटेटिव वाइसरॉय है, वाइसरॉय को जो है इंडिया में रह के इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो जनरली ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा है और वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से मिनिस्टर का काम करेगा हमारे, ठीक है। मार्क्ड यहाँ पे एंड हो जाता है ब्रिटिश इंपेरियलिज्म का और बोला जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट है उनको भी श्योर किया जाता है कि अब आपकी कोई एनेक्सेशन नहीं होगी, कोई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी नहीं लगेगा। तो इस टाइम पे एनेक्सेशन और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी दोनों पॉलिसीज़ को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, तो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को भी एंड कर दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर द रिवॉल्ट ब्रिटिश जो है वो परस्यू करते हैं पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये तो हमने देखा ही था, डिवाइड एंड रूल किस तरीके से परस्यू करेंगे हम आगे देख लेंगे। फार रीचिंग चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में एन इंक्रीज ऑफ वाइट सोल्जर्स इन द आर्मी। तो फार रीचिंग चेंजेस, अब थोड़े से चेंजेस आर्मी में भी किए जाते हैं कि दोबारा से ऐसी सिपाही म्यूटिनिटी ना हो, तो हम थोड़े से वाइट सोल्जर्स की नंबर्स को बढ़ा देते हैं आर्मी में। जो एक्सपेंस होता है सुप्रेशन का वो भी ऑफकोर्स इंडियन पीपल से ही लिया जाता है, जो भी इस वॉर में पैसा लगा, ठीक है। एंड एक सिंबल ऑफ चैलेंज जो है वो बनता है जो वॉर है हमारे ब्रिटिश एम्पायर के लिए, एंड रिमेन अ शाइनिंग स्टार फॉर द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसी के बाद हमारी जो है एक तरीके से राइज एंड ग्रोथ होती है हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो क्या क्या इम्पैक्ट रहा हम देखते हैं, थोड़ी सी हमने 8 इम्पैक्ट की बात करी है, तो उस 8 इम्पैक्ट को हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि 1858 का एक एक्ट आता है जिसके तहत जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। जो पावर है वो ब्रिटिश मोनार्क के हाथ में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो क्रिएट किया जाता है, वो हमारे एक मिनिस्टर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। एक हमारा वाइसरॉय हो जाता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो वाइसरॉय हो जाता है, जो कि हमारा मोनार्क का ही रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद वो क्या करते हैं, दैट इज़ हमारे जो भी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी की थी, जो एनेक्सेशन जैसी पॉलिसीज थी उनको बंद कर देते हैं। तो ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म का भी यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है ना। प्लस में वो जो भी है हमारी आर्मी में भी थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं कि भाई हम तो वाइट सोल्जर्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की बात की गई थी, राइट। और 2-4 चीज़ें और थी जो शायद मेरे दिमाग से निकल रही हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे डिवाइड एंड रूल, इसके बाद क्या होगा कि डिवाइड एंड रूल जैसी पॉलिसीज़ को अपनाया जाएगा ना। तो वो पॉलिसीज़ छोड़ दी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज़ ले ली। और क्या होगा, जितना भी एक्सपेंस है, यस, जितना भी एक्सपेंस है वो कौन उठाएगा इस वॉर का, ऑफकोर्स इंडियन पीपल उठाएंगे, इंडियन पीपल, है ना। एज वेल एज इस वॉर से ही कहीं ना कहीं आगे जाके शुरुआत होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा पूरा सब कुछ रिवाइज करें तो अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारा एडवेंट होता है यूरोपियंस का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि यूरोपियंस का एडवेंट होने के बाद यूरोपियंस में से एक जो ब्रिटिश पावर है वो कैसे एक्सपेंड करती है, अपनी बहुत सारे वॉर करती है, मैसूर के साथ, सिक्स के साथ, इन सब के साथ वॉर वगैरह करके एक्सपेंड करती है। उसके बाद हमने कुछ पॉलिसीज़ उसकी देखी थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देखी। उसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट दी 1857 का वॉर। इसके बाद जो वाला पीरियड होगा वो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें से, जो मेजॉरिटी ऑफ द 80% क्वेश्चन है वो इसी से आते हैं। सो दैट इज़ इट, हमने कर लिया है, ओके, एंड वी कैन डू दिस एंड
या मैनिफेस्ट करो, अभी से मैनिफेस्ट करना में शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। मैनिफेस्ट क्या करते हैं कि विल क्लियर द प्रीलिम्स 2025, ओके, एंड या बेस्ट ऑफ लक एंड वी कैन डू दिस, आई कैन डू दिस।